पिछले लेक्चर में हमने क्लीवेज के बारे में पढ़ा। क्लीवेज के अंदर कंटिन्यूस सेल डिवाइड होते रहते हैं, उसके अंदर उनकी साइज सेम रहते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। नंबर ऑफ सेल्स के अंदर हर परिवर्तन आता है। आज हम पढ़ेंगे मोरुलेशन एंड ब्लास्टुलेशन। क्लीवेज के बाद जो अवस्था बनती है उसको मोरुला कहते हैं। मोरुला ठोस बॉल के जैसी संरचना होती है। तो बात करें मोरुलेशन की, तो अर्ली एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान तीव्र एवं कंटिन्यूअस विदलन क्रिया के फलस्वरूप ब्लास्टोमियर्स की संख्या है वो कंटिन्यूअसली बढ़ती रहती है, जैसा हमने पिछले देखा। और ये जो ब्लास्टोमियर्स है गोलाकार रचना के रूप में एक समूह के रूप में इकट्ठे होते जाते हैं। कोरक खंडों की वह सतह जो अन्य कोरक खंडों से सटी रहती है वो पारस्परिक दबाव के कारण चपटी हो जाती है, किंतु इनकी स्वतंत्र सतह गोलाकार रहती है। इस अवस्था के अंदर जो एम्ब्रियो है वो शहतूत के फल के समान होता है, इसलिए इसे मोरुला कहा जाता है। तो मोरुला एक ठोस बॉल लाइक स्ट्रक्चर है शहतूत के फल जैसी, एंड प्रोसेस इन विच मोरुला फॉर्म दैट इज कॉल्ड मोरुलेशन। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जाइगोट था, उसके बाद 2 सेल स्ट्रक्चर है, फिर 4 सेल स्ट्रक्चर एंड 8 सेल स्ट्रक्चर, आफ्टर इट इट्स 16 सेल स्ट्रक्चर। और उसके बाद जब कंटिन्यूसली क्लीवेज चलता रहता है, हम जानते हैं क्लीवेज के अंदर नंबर ऑफ सेल्स है उनके अंदर वृद्धि होती है, उसकी साइज के अंदर कोई चेंजेस नहीं होते। तो आफ्टर 16 सेल स्टेज जब क्लीवेज होता है तो मोरुला का फॉर्मेशन होता है। मोरुला हम जानते हैं बिल्कुल एक ठोस बॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है। मोरुला के बाद आगे हम देखें ब्लास्टुला। तो ब्लास्टुला के अंदर जो मोरुला है उसके अंदर धीरे धीरे कैविटी का फॉर्मेशन होने लग जाता है, जो आरंभ में कोरक खंडों के मध्य खांचों के रूप में दिखाई देता है, लेकिन कंटिन्यूस विदलन के कारण यह बढ़कर स्पष्ट हो जाती है और इस कैविटी को ब्लास्टोसिल कहते हैं। जैसे जैसे क्लीवेज अग्रसर होती है उसके साथ ही निर्मित कोरक खंड परस्पर और अधिक चिपक जाते हैं तथा एक उपकला के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं, तथा भ्रूण के भीतर जो गुहा विकसित हो रही है उसको यह उपकलीय परत पूर्ण रूप से रेखित करते हैं। इस अवस्था में भ्रूण एक खोखली गेंद के समान होता है, जिसे कोरक अर्थात ब्लास्टुला कहते हैं। तो ठोस बॉल लाइक स्ट्रक्चर को हम मोरुला कहते हैं। अब जो मोरुला के अंदर एक कैविटी का फॉर्मेशन होने लग जाता है और बॉल बीच में से खोखली होने लगती है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ब्लास्टुला। एंड जो कैविटी का फॉर्मेशन होता है दैट कैविटी इज कॉल्ड ब्लास्टोसील। अब ब्लास्टोमियर की जो उपकलीय सतह परत है को ब्लास्टोडर्म तथा भीतरी गुहा को ब्लास्टोसील कहते हैं। एंड दैट प्रोसेस जिसके कारण ब्लास्टुला का निर्माण होता है दैट इज कॉल्ड ब्लास्टुलेशन या कोरक भवन। टाइप्स ऑफ ब्लास्टुला की बात करें तो जंतु जगत के विभिन्न गुटों में विभिन्न प्रकार के ब्लास्टोमियर या कोरक मिलते हैं, जिनकी संरचना विभिन्न कारकों पर निर्भर करती हैं, जैसे अंडाणु का परिमाण, अंडाणु कोशिका द्रव्य में पित्तक की मात्रा एवं वितरण, विदलन के प्रकार एवं विदलन की दर आदि। जंतुओं में निम्नलिखित प्रकार के जो ब्लास्टोमियर्स हैं वो पाए जाते हैं। फर्स्ट वन, घन कोरक अर्थात स्टीरियोब्लास्टुला। इस प्रकार के कोरक में कोरक खंडों का जो साइज है वो तुलनात्मक बड़ा होता है, किंतु इसी अनुपात में इनकी संख्या भी कम होती है। इस प्रकार के कोरक खंड एक सघन पिंड के रूप में स्थित होते हैं। इस प्रकार में ब्लास्टोसील तो अनुपस्थित होती हैं अथवा एक अत्यंत सूक्ष्म केंद्रीय कैविटी के रूप में होती हैं। घन कोरक का विकास होलोब्लास्टिक क्लीवेज के फलस्वरूप होता है। तो स्टीरियोब्लास्टुला इज फॉर्म थ्रू होलोब्लास्टिक क्लीवेज एंड कॉमन एग्जाम्पल्स आर संक्सिलेंट्रेटा के सदस्य कुछ कीट की जातियां नेरीज जैसे पॉलीकीट, एनेलिड आदि, तथा कुछ मोलस्कन।
आगे बात करें हम प्रगुही कोरक या सीलोब्लास्टुला। इसमें ब्लास्टोमियर्स का अपेक्षाकृत जो परिमाण है वो छोटा होता है, किंतु इनकी संख्या अनुपात के अनुसार अधिक होती हैं और इनमें ब्लास्टोडर्म एक स्तरीय अथवा बहुस्तरीय होती हैं। इनमें उपस्थित केंद्रीय गुहा अर्थात कोरक गुहा भी बड़ी होती हैं। इसमें जो ब्लास्टोसील है वो एक लिक्विड से भरी रहती हैं। दैट डायग्राम में स्टीरियोब्लास्टुला का जो डायग्राम है और अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज के फलस्वरूप ये विकसित होते हैं सीलोब्लास्टुला। एग्जाम्पल ओलिगोलेसिथल अथवा मीजोलेसिथल अंडाणु निर्मित करने वाले एकाइनोडर्मिटा के सदस्य ब्रैंकियोस्टोमा, मेंढक आदि में सीलोब्लास्टुला बनते हैं। बाहर जो है ब्लास्टोडर्म है, ब्लास्टोसील है अंदर की तरफ डिस्कोब्लास्टुला। इस प्रकार के जो कोरक है या ब्लास्टोमियर का विकास है वो डिस्कोइडल क्लीवेज के फलस्वरूप होता है। टीलोलोसिथल अंडाणुओं में डिस्कोइडल क्लीवेज के फलस्वरूप एनिमल पोल क्षेत्र में एक बेम सदस्य कोरक बेम अर्थात ब्लास्टोडिस्क का ऊपरी सतह ठीक ऊपर विकसित होती हैं। मछलियों के को छोड़कर कोरक बेम के कोरक खंड एक ऊपरी सतही परत जिसे एपीब्लास्ट तथा निचली परत जिसे हाइपोब्लास्ट कहते हैं में व्यवस्थित रहते हैं तथा ये एक छोटी गुहिका अर्थात ब्लास्टोसील को घेरे रहते हैं। रेप्टाइल्स तथा पक्षियों में एक अतिरिक्त गुहिका हाइपोब्लास्ट तथा पित्तक के मध्य में भी उपस्थित होती हैं जिसे सब जर्मिनल कैविटी कहते हैं। एग्जाम्पल कुछ अस्थिल मछलियों, सरीसृपों, रेप्टाइल्स, बर्ड्स तथा अंडपरजक या ओवियोपेरस प्रोटोथीरियन स्तनी जो मैक्रोलेसिथल एग निर्मित करते हैं में बिंब कोरक होते हैं। आगे बात करें सुपरफिशियल ब्लास्टुला और पेरीब्लास्टुला। सेंट्रोलेसिथल केंद्र पित्तक की अंडाणु में सतही विदलन के फलस्वरूप सतही कोरक अर्थात परिकोरक विकसित होता है। इस प्रकार के कोरक खंड परत सदस्य एक स्तरीय कोरक चरम में व्यवस्थित होते हैं और सतही कोरक में कोरक गुहा का अभाव होता है। आर्थ्रोपोडा संघ के सदस्य विशेषकर कीटों के सेंट्रोलेसिथल अंडाणुओं से सतही कोरक विकसित होते हैं। स्टोमोब्लास्टुला कुछ कैल्केरियस स्पंजों में निषेधित अंडे का परिवर्तन ब्लास्टुला अवस्था में हो जाता है। इस गुहा के चारों ओर दीर्घ एवं लघु कोरक खंड या ब्लास्टोमियर इकहरे स्तर में पंक्तिबद्ध हो जाते हैं और लंबे होकर कोल्यूमना हो जाते हैं। इससे भ्रूण के इस गोलार्ध के मध्य भाग में एक छिद्र बनता है जिसे ब्लास्टोसील कहते हैं और इसे भ्रूण मुख कहते हैं। अतः भ्रूण को अब स्टोमोब्लास्टुला कहते हैं। तत्पश्चात इससे स्टोमोब्लास्टुला में उत्क्रमण होता है। 6th वन कोरक पुटी या पोष कोरक या ब्लास्टोसिस्ट। यूथेरियन स्तनियों के अंडाणुओं में पूर्ण भंजी विदलन होता है और प्रारंभिक विदलन क्रिया के दौरान भ्रूण के वेजिटल पोल क्षेत्र में एक छोटा विदर बनता है जो क्रमशः फैलकर एक स्पष्ट कोरक गुहा में परिवर्तित हो जाता है। जंतु द्रव को छोड़कर कोरक गुहा चपटी कोरक खंडों की परत द्वारा रेखित होती है। इस आरेखी परत को ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। कोरक भवन या ब्लास्टुलेशन का महत्व। विकासशील भ्रूण में कोरक भवन के फलस्वरूप सेल डिफरेंशिएशन की सभी आवश्यक तैयारी पूर्ण होती है जिसके कारण अगले चरण अर्थात गैस्ट्रुलासन के विभिन्न कोशिकीय पुंजों में संरचनात्मक परिवर्तन संभव होते हैं। कोरक भवन के अंतर्गत निर्मित कोरक गुहा की उपस्थिति के कारण ही गैस्ट्रुलेशन की पुनर्व्यवस्था अभिगमन द्वारा निर्देशित अंग निर्माण क्षेत्रों में संभव होती हैं। तो इस तरीके से ये हमारा जो मोरुलेशन एंड ब्लास्टुलेशन प्रोसेस
होता है। हम जानते हैं क्लीवेज के बाद जो ठोस बोल लाइक स्ट्रक्चर बनती है दैट इज मोरूला, एंड आफ्टर मोरूला देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला। ब्लास्टुला के अंदर एक केविटी का फॉर्मेशन होने लगता है दैट इज कॉल्ड ब्लास्टोसील। थैंक यू।